हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सेंटअप एग्जामिनेशन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। फिजिक्स का पेपर है और आज 19 तारीख डेट है। आज का 19/11/2025 और आप लोगों का एग्जाम 2026 में है। मेन ये सेंटअप एग्जाम है। आशा है कि आप लोगों का एग्जाम अच्छी तरीके से चल रहा होगा और थंबनेल से पता होगा कि आप लोगों को इसमें पूरा डिस्कशन करवाएंगे क्वेश्चन सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित नियम है। तो कौन से नियम है? कूलम्ब्स लॉ। कौन से है? कूलम्ब्स लॉ। इंग्लिश में भी समझाते हैं, द लॉ रिलेटेड विथ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज। टू चार्ज के बीच में कौन सा लॉ लगता है? कूलम्ब्स लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? उसकी त्रिज्या क्या होगा? तो उसका त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। ए सॉफ्ट बबल्स इज चार्ज विथ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस इंक्रीजेज। क्या है? इंक्रीजेज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक कूलम्ब आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम चार्ज विल बी 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आवेश वायु में एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं। इनके बीच लगने वाले बल F है। यदि इन्हें दो परावैद्युतांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए, सभी स्थितियां समान रहे, तो अब उनके बीच लगने वाले बल क्या होगा? उनके बीच कौन सा बल लगेगा? F/2। F/2। ये बच्चा गलत कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे एग्जाम में आप सही कीजिएगा। टू चार्ज आर प्लेस्ड इन एयर at a distance d, the force acting between them is F. If they are impressed in a liquid of permittivity 2, all conditions remain same, then the force acting between them is F/2। आप लोगों को हिंदी में दोनों में समझा रहे हैं। दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं। इनके मिलने वाले रेखा के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान हो। Q का मान क्या होना चाहिए? तो Q का मान होना चाहिए +Q/4। देखिए गलत कर लिया ये बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, अगली बार से सही करना। टू इक्वल चार्ज Q आर प्लेस्ड मल्टीपल mutually at a certain distance, a charge Q is placed at the center of the line joining them. System of the three charge will be in equilibrium if the value of Q is +Q/4। इन विद्युत बिंदु आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होती है। कौन सी होती है? तो होता है त्रिज्य ऊपर की ओर। क्या होता है? त्रिज्य ऊपर की ओर। लाइन ऑफ फोर्स अराउंड ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज विल बी। क्या होता है? रेडियल अपवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान त्रिज्या के पारे के 8 बिंदु पर समान आवेश है। इन्हें मिलाकर एक बड़ी बिंदु बनाई गई है, तो प्रत्येक छोटी बिंदु की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता होगी। क्या होगी? धारिता। तो धारिता होगी आप लोगों का 2 गुना। कितना होगा? 2 गुना। देखिए ये सही बनाया है। 8 mercury drops of same radius have same charge. They are combined to form a big drop. Then the capacity of big drop in comparison to each small drop will be 2 times 2 times। निम्न चित्र में से A तथा B के बीच की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता निकालने के लिए बोल रहा है टू माइक्रोफैराड। In the following figure the capacity in between A and B will be 2 microfarad। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण क्या है?
क्या है? तो सदिश राशि होगा। क्या होगा? सदिश राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? बी। ऐसे आप लोगों ने समझ में लिख देते हैं। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को बी चुंबकीय क्षेत्र में उससे थीटा कोण पर घुमाने में क्या कार्य होता है? तो एम बी माइनस 1 कॉस थीटा ये होगा। चलिए, A magnet of magnetic moment M is rotated by angle theta in a magnetic field B. The work done in rotating it is MB 1 minus cos theta। आंसर होगा डी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन सी नहीं है? तो आप लोगों का आंसर होगा ध्वनि तरंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्या होगा? साउंड वेव। साउंड वेव। निर्वात में प्रकाश की चाल सी चुंबकताशील म्यू नॉट तथा परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध होता है। तो आंसर होगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सी स्क्वायर बराबर 1। द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ राइट सी परमेबिलिटी म्यू नॉट एंड परमेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम इज एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सी स्क्वायर बराबर 1। सी आंसर हुआ। इसका भी सी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। When light passes through glass then its wavelength decreases। इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो डायोप्टर एवं 3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो संयोग की क्षमता होगी। कितना होगा संयोग की क्षमता? तो होगा आप लोगों को -1.5 डायोप्टर। देखिए बच्चा सही बनाया है। टू लेंस ऑफ डायोप्टर टू लेंस ऑफ टू डायोप्टर एंड -3.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी -1.5 डायोप्टर। चलिए ये सही बनाया है। इसका आंसर होगा बी। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है। कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का f0 प्लस fe। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। तो f0 fe आंसर होगा डी। विभिन्न तलों में कॉर्निया की त्रिज्या से जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोला जाता है अबिंदुकता। क्या बोला जाता है? अबिंदुकता। सी आंसर होगा। डिफेक्ट ऑफ विजन अराइजिंग ड्यू टू रेडियस ऑफ कॉर्निया इन डिफरेंट प्लेन्स इज कॉल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो बी आंसर होगा घटेगा। क्या होता है? घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ इंक्रीजेज ऑफ वेवलेंथ। तो डिक्रीजेज होगा, घटेगा। ये तो आप लोगों को बतलाया ही है। ठीक है, सही बनाया बच्चा। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? तो आप लोगों का आंसर होगा सी, वन विक्षेपण। क्या होगा? सी। इसका बी लिख देते हैं। इसका सी होगा। ड्यू टू विच फैक्टर ऑफ रेनबो फॉर्म। किसके लिए होगा? वन डिस्प्रेसिजन। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किसकी व्याख्या नहीं होती है? किसकी व्याख्या नहीं होती? आंसर सी होगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन।
विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। याद रखिएगा। देखिए गलती कर लिया बच्चा, आंसर होगा सी। चलिए, सॉरी सॉरी सर, नहीं इसका सही है। व्यक्तिकरण सी होगा आंसर। व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9.4 के अनुपात में हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है, कितना होगा इसका आंसर? तो आंसर होगा ए, 25:1। सही बनाया है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू इंटरफेयरिंग लाइट वेव इज 9:4। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसाइट इज 25:1। इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? कौन सा है? तो आप लोगों का आंसर होगा इसका डी, लेजर। क्या होगा? लेजर। सही बनाया। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाई क्वालिटी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स? लेजर, डी सही बनाया है। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब इसकी क्या है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का बी, घटती है। क्या होती है? घटती है, घट जाती है। When the length of the tube of microscope is increased, then its magnifying power decreases। देखिए ये गलती कर लिया है, increases लगा दिया, decreases हो बाबू। 4 डायोप्टर क्षमता की अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो आप लोग का आंसर होगा इसका सी, 2। कितना होगा? 2 होगा। एक converging lens of power 4 diopter is used as simple microscope, then what will be its magnifying power to? याद रखिएगा, गलती कर लिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बी इस और इसका होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी। देखिए सही बनाया है, μ-1 a। For small angle of incidence, minimum deviation angle of a then thin prism, मतलब thin मतलब होता है पतला प्रिज्म, याद रखिएगा। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज, तो बी होगा आंसर आप लोग। जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? किस अवयव का होता है? तो बैगनी का होता है। याद रखिए, बैगनी का होता है। किसका? बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है विचलन? तो लाल का। सबसे कम इसका होता है लाल का। क्या होता है? लाल का सबसे कम होता है। तो याद रखिए इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पतले फिल्म एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा बी, व्यक्तिकरण। क्या है? व्यक्तिकरण। तो केज ऑफ कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज इंटरफेरेंस। देखिए ये गलती कर लिया है, 0.01 इंटू, ये इसका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, फ्रिंगेज ऑफ विथ 0.6 into 10 to the power -2 meter is obtained at a screen placed at a distance of 1 meter from source due to two coherent source separated by a distance of 0.01 into 10 to the power -2 meter wavelength of light begin used in। तो आएगा आंसर ये।
याद रखिएगा। बच्चा गलत बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम क्या है? ये तो सही होना चाहिए मेरे अंदाज से। वैसे देखते हैं क्या है। नहीं, ये गलती कर लिया है। यह आंसर होगा म्यू 10 IP। ब्रूस्टर का लॉग ये गलत कर लिया। देखिए, इसका होगा बी, इसका होगा सी, और इसका भी सी ही होगा। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन। याद रखिएगा। बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम ए स्टेट एज इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रिज्म की वन विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो प्रिज्म के पदार्थ की प्राकृतिक पर। बी हो आंसर, सही है। Dispersive power of a prism depends upon nature of material of prism। सही है। एमी द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है। इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा है, क्या है क्वेश्चन? तो इसका आंसर होगा डी, ईवी। चलिए, सही बनाया, वेरी गुड। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me and charge e move from rest through v volt potential difference, its maximum final energy is ev। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, किससे मापता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है ऊर्जा में। इसका आंसर होगा डी, और इसका भी आंसर होगा डी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर होता है एनर्जी में, चार्ज में करते हैं। गलत कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लैंक नियतांक की बीमा है। देखिए, ये सही बनाया है। क्या सही बनाया है? ML2T-1 डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। देखिए, प्लैंक कांस्टेंट का सही बनाया है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता पर। क्या होता है? एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैथोड किरण है। कैथोड किरण कैसा है? तो कैथोड किरण है धन आवेशी, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, ऋण अवशिष्ट, सॉरी, ऋण अवशिष्ट। कैथोड रे क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आवेश रहित है? कौन सा है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, फोटोन कण। देखिए, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा सी, लिख देते हैं। इसका डी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक अवरक भाग में नहीं पड़ती है? किस भाग में नहीं पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, लाइमन श्रेणी। क्या होगा? लाइमन श्रेणी। याद रखिएगा। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जेड स्क्वायर। क्या होगा? जेड स्क्वायर के। इसका भी बता ही दिए हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या जेड और द्रव्यमान संख्या ए है। इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी?
कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा a माइनस जेड, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर जेड एंड a रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स वन एटम विल बी a माइनस जेड। निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? कौन सा मूल कण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्फा कण। क्या होगा? अल्फा कण। याद रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल्स? क्या नहीं है? अल्फा पार्टिकल्स। सी, इसका होगा सी, इसका भी होगा सी, इसका होगा बी। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? किसको विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा डी नंबर को, फोटोन को। किसका? डी नंबर फोटोन को। याद रखिएगा विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, सॉरी डी। अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है आप लोग बताइएगा। नहीं भी पता है तो बतला रहे हैं। हीलियम नाभिकीय, सी आंसर होगा। हीलियम नाभिकीय। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर होगा सी। एन 714 के नाभिकीय में होता है, क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन और सॉरी 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। क्या होता है? 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। याद रखिएगा आप लोग। चलिए ये भी हो गया। सूर्य की ऊर्जा का कारण है, सूर्य की ऊर्जा का कारण है, क्या कारण है? तो याद रखिएगा सूर्य की किरण के ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एनर्जी ऑफ सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। निम्नलिखित में सबसे स्थायी कौन है? सबसे स्थायी कौन है? तो बताइएगा। नहीं पता है तो हम बतला रहे हैं। डी होगा आंसर 2656, Fe 2656, मैक्सिमम स्टेबल। तो इसका डी। जब किसी चालक से धारा बहती है तो इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के परिणाम की कोटि होगी, कोटि होगी। तो क्या होगी? कितना कोटि होगी? तो 10 के पावर माइनस 2 सेमी पर से, मतलब पर सेकंड से, सेंटीमीटर पर सेकंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा बी। एक तार के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.00125 ओम पर सेल्सियस है, तो 300 केल्विन का पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है। निम्न में से किस ताप का प्रतिरोध 2 ओम होगा? किस ताप का प्रतिरोध 2 ओम होगा? तो 1100 केल्विन का। कितना का? 1100 केल्विन का। याद रखिएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 0.00125 ओम पर सेल्सियस एट 300 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम एट विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल बी ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी धातु की विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? बताइएगा। नहीं पता है तो हम बतला रहे हैं। ताप पर। किस पे? किसी प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? प्रतिरोध निर्भर करता है ताप पे। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मेटल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ताप बढ़ाने पर किसकी प्रतिरोध घटता है? किसकी प्रतिरोध घटता है ताप बढ़ाने पर? तो इसका आंसर होगा सी, जर्मेनियम। याद रखिए। 60 वोल्ट विभान, एक मिनट सबका लिख देते हैं। साठ वोल्ट विभवांतर पर एक परिनालिका में 15 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली का प्रतिरोध होगा, कितना होगा?
तो इसका होगा 4 ओम, याद रखिएगा। कितना ओम होगा? 4 ओम। यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। कितना प्रतिरोध हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.005 ओम से कम, याद रखिएगा। If 0.005 ohm resistance is connected with a 1 mega ohm resistance is parallel, then equivalent resistance will be तो लेस देन 0.005 ओम, याद रखिएगा। स्थित विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। कितना ऊष्मा होगी? तो याद रखिएगा, दुगुनी हो जाएगी। एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज हेल्ड हीट प्रोड्यूस विल, कितना? तो दुगुनी हो जाएगी, डबल। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो क्या होती है? तो V² बाय आर। देखिए गलती कर लिया है, V² बाय आर होता, सी होगा इसका आंसर। और इसका भी बी, इसका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का बीमा है I-1 ML0 T-2, याद रखिएगा। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन याद कर लीजिए, सब चीज़ का डायमेंशन याद रहिएगा ना तो पक्का है एग्जाम में आप लोगों का, मेन एग्जाम में 5 नंबर आ ही जाएगा, फिक्स रहेगा। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0। कितना होगा? 0। Any charged particle is allowed to move along the direction of magnetic field line. Force acting on the particle will be 0। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का एम बी, एम बी, M/B, याद रखिए। जब एक जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट एस के समानांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली हानि बराबर होती है। तो इसका कितना हानि होती है? याद रखिएगा, G² by G plus S। When a shunt S is connected with a galvanometer of resistance G in parallel, then loss in resistance of circuit is G² by G plus S। याद रखिए। थोड़ा अभी बोलने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि लगातार बोल रहे हैं, मुंह दर्द करने लगा है, कोई दिक्कत नहीं, करवा देते हैं। क्या होगा? बी आंसर होगा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा कितनी हो जाती है? तो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ती है। When any emitter is shunted, then its measuring range increases। ए, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। तो क्या होती है? तो Warmaworth, when south pole of a magnet is taken away from any coil, then the direction of induced electric current in its is
तो क्या होगा आंसर? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, नहीं सॉरी, मिस्टेक हो गया। इसका आंसर दक्षिणावर्त, सॉरी क्लॉकवाइज। मिस्टेक हो जाता है कभी कभार, बट आंसर सही हम बतलाएंगे। लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? याद रखिएगा, आंसर होगा ऊर्जा। किसका? ऊर्जा का। एनर्जी का। लेंज लॉ किसके कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, किसका फ्लोइंग करता है? तो एनर्जी का। धारिता प्रतिघात का मात्रक है, धारिता प्रतिघात का मात्रक है, तो क्या होगा आंसर? इसका ओम होगा। यूनिट ऑफ कैपेसिटी रेजिस्टेंस इज ओम, याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर पर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग का मान अनुपात होगा, तो √2 होगा। क्या आंसर होगा? √2 होगा, याद रखिएगा। The ratio of peak value and root mean square value of alternating current √2 डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, क्या आंसर होगा? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज बेस्ड अपॉन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 Hz है। धारा का मान 0 होने पर आवृत्ति होगी 100 Hz। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक एलिमेंट सप्लाई इज 50 Hz। फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट एट इट्स जीरो वैल्यू विल बी 100 Hz। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड एवं सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 फेरे लपेटे हैं, तब क्या होगा? N2 लेस देन N1, क्या होगा? N2 लेस देन N1, सॉरी N2 ग्रेटर देन N1। इसका आंसर होगा बी। इसका भी सही। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रतिरोध R एवं स्वप्रेरकत्व L हो तो tan phi बराबर होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाए आप लोगों का सी होगा, ω/L/R। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है? अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है, याद रखिएगा, घटता है। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को मतलब बढ़ाते हैं तो डिक्रीज होता है, मतलब घटता है उसका प्रतिरोध। एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहन होता है। एन टाइप में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाए इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मेन कैरिज ऑफ करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, क्या होता है? तो A + B = C, याद रखिए। 500 Hz की श्रव्य आवृत्ति के आयाम मॉड्यूलेटिंग तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगी, क्या होगी? तो आंसर होगा 50 Hz, याद रखिए।
इसका डी होगा, इसका ए होगा और इसका डी होगा। तो आप लोगों का यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। और ये आप लोगों का 2 नंबरी है। इसमें से पार्ट 2 बनाना रहता है जो थोड़ा इजी भी है इस बार का। देखिए बच्चा बनाया है ये क्वेश्चन सब, ये भी क्वेश्चन बनने वाला था और वैसे तो सब बनने वाला ही है। ये भी 10 टू बनाना रहता है, बन जाएगा आराम से। ये भी बनता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना है आप लोग। देखिए इन दोनों से कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव के अनुसार पूछ दिया था, इस अगर चाहता तो बना लेता। मगर इससे पहले हम क्वेश्चन मंगवा लिए थे तो बनाया होगा ही। देख रहे हैं कितना इजी सवाल सब है। इस बार थोड़ा इजी क्वेश्चन था। आशा है कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 70 का 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर बतला दिए हैं। 70 का 70 ऑब्जेक्टिव। और आप लोग बताइएगा कि कितना कितना सही किए हैं आप लोग। 70 ऑब्जेक्टिव था, कितना सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कितना सही हुआ है किसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर में हम सभी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर लेते आएंगे अगले पेपर डिस्कशन में। इस पेपर डिस्कशन में थोड़ा टाइम कम था, उसके लिए हम नहीं ला पाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।